दोस्तों ये मूवी मियामी फ्लोरिडा से शुरू होती है, जहां स्टेफनी नाम की एक स्कूल टीचर सुबह सुबह जॉगिंग करने निकलती है। अपनी फिटनेस को लेकर वो इतनी ज्यादा सीरियस है कि हर सुबह जॉगिंग करना उसका अटल नियम हो जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी वाला। असल में वो स्कूल की सबसे ज्यादा खूबसूरत टीचर है और इसी खूबसूरती की वजह से वो सिर्फ टीचर्स की ही नहीं बल्कि कुछ स्टूडेंट्स की भी क्रश बन चुकी है। उनकी छोटी सी दुनिया में सिर्फ 3 लोग हैं, पति माइकल जो बैंक में नौकरी करते हैं और 18 साल की बेटी निकोल जो भी स्कूल में ही पढ़ रही है। घर लौटकर स्टेफनी फटाफट नाश्ता तैयार करती है, पर माइकल बेचारा काम के चक्कर में परिवार को समय ही नहीं दे पाता और बिना नाश्ता किए ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। निकोल भी खाने से मना कर देती है। स्टेफनी थोड़ी उदास होती है पर कुछ कहती नहीं। इसके बाद स्टेफनी भी अपने स्कूल के लिए निकल पड़ती है और क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगती है। इसी दौरान क्लास के बीच एक नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम है जेम्स बॉन्ड। जब स्टेफनी स्टूडेंट से कुछ सवालों के जवाब पूछती है तो जेम्स बहुत ही अच्छे से जवाब देता है। उसका जवाब सुनकर स्टेफनी इतनी ज्यादा प्रभावित हो जाती है कि उसकी तारीफ करती है, जिसे जेम्स को खुद पर गजब का प्राउड फील होता है। क्लास खत्म होने के बाद निकलते वक्त स्टेफनी गलती से रिचर्ड से टकरा जाती है, जो स्कूल का एक स्टाफ मेंबर है। रिचर्ड स्टेफनी को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करता है क्योंकि आखिरकार वो स्कूल की सबसे खूबसूरत टीचर जो है, पर स्टेफनी उसे ज्यादा भाव नहीं देती, कलमो और निकल बोल के निकल जाती है। अरे भाई मैं टीचर हूँ, कोई मिस यूनिवर्स थोड़ी। इसके बाद वो लिंडा से मिलती है जो उनकी सहकर्मी है यानी को-एम्प्लॉय, और उस नए स्टूडेंट जेम्स के बारे में बात करने लगती है कि वो कितना ज्यादा स्मार्ट है। लिंडा बताती है कि वो लड़का किसी और स्कूल से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया है और अपनी आगे की पढ़ाई यही करना चाहता है। फिर रात के समय का नजारा होता है जहाँ स्टेफनी स्विमिंग कर रही होती है। जैसे कि पहले ही बताया गया, वो अपनी फिटनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, शायद इसीलिए स्विमिंग भी उसकी रूटीन का एक हिस्सा है। थोड़ी देर स्विमिंग करने के बाद वो अपने पति के पास आती है और उन्हें किस करने लगती है, लेकिन तभी जब दोनों करीब आ रहे होते हैं तो बाहर से कोई उन्हें देख रहा होता है और उनकी कुछ तस्वीरें भी खींच लेता है, मानो कोई प्राइवेट जासूस स्पेशल मोमेंट्स कैप्चर कर रहा हो। बाद में स्टेफनी को एक नया अनजान नंबर से मैसेज आता है कि हम दोनों इस हफ्ते मिलने वाले हैं, लेकिन भेजने वाला अपना नाम नहीं बताता, जिससे स्टेफनी के मन में उत्सुकता और थोड़ी घबराहट दोनों पैदा हो जाती है। अब अगली सुबह स्टेफनी स्टूडेंट्स को लेकर स्कूल ट्रिप पर निकल जाती है, जहां वो जहरीले फूलों और कुछ जानवरों के बारे में बात कर रही होती है, जैसे कोई डेंजर लेक्चर चल रहा हो। पर वहाँ भी कोई उसकी तस्वीर ले रहा था, मानो स्टेफनी कोई सेलिब्रिटी हो और हर पल उसकी फोटोग्राफी हो रही हो। इसके बाद सब बोट लेकर आसपास के इलाके में घूमने जाते हैं और रिचर्ड वहीं की कई सारी चीजों के बारे में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली समझाता है, जैसे वो कोई लाइव विकिपीडिया हो। वहाँ जेम्स भी आया होता है जो स्टेफनी के पास बैठकर बातें कर रहा था। फिर ट्रिप खत्म होने के बाद सभी एक होटल में रुकते हैं। स्टेफनी भी थोड़ी आराम करने के लिए अपने कमरे में आती है, तभी वो खिड़की से देखती है कि जेम्स नहाकर बिना शर्ट के समुद्र के पास खड़ा होता है, मानो किसी कैलेंडर का मॉडल पोज दे रहा हो। जैसे ही जेम्स की नजर स्टेफनी पर पड़ती है वो जल्दी से खुद को छुपा लेती है, मानो पकड़ी गई। थोड़ी देर बाद सभी लोग जमा होकर थोड़ी बहुत एंजॉय करने लगते हैं और स्टेफनी रिचर्ड से बात कर रही होती है, पर जेम्स उसे बस देख ही रहा था, जिसे स्टेफनी भी नोटिस कर लेती है और सोचते कि क्या चक्कर है भाई, क्या चल रहा है इधर। इसके बाद वो डांस करना शुरू करती है, शायद जेम्स का ध्यान भटकाने के लिए या शायद बस एंजॉय करने के लिए। इस बीच माइकल का फोन आता है तो वो बाहर निकलकर बात करते करते समंदर के पास चली जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे जेम्स बॉन्ड भी चला आता है। इसे अचानक देखते ही स्टेफनी घबरा कर गिर जाती है। ये देखकर जेम्स दौड़कर उसके पास आता है और देखता है कि स्टेफनी को चोट लग गई है, तो वो अपनी टी शर्ट पानी में भिगोकर स्टेफनी की चोट पर लगाता है ताकि थोड़ा आराम मिले। फिर वो पास बैठकर कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया था जब तुम खिड़की से मुझे देख रहे थे, मैं भी तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। इतना कहकर वो स्टेफनी को किस करने लगता है और एक पल के लिए स्टेफनी भी मान जाती है, मानो उसका दिल भी थोड़ी देर के लिए भटक गया हो। लेकिन फिर और आगे बढ़ने से पहले वो कहती है मैं ये नहीं कर सकती और वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन स्टेफनी घर लौट आती है, जहां माइकल पूछता है कि उसका ट्रिप कैसा रहा, तो वो सब ठीक कहकर बात को टाल देती है और जेम्स के बारे में कुछ नहीं बताती, मानो वो बात उसने अपने दिल के किसी गुप्त कोने में छिपा कर रख दी हो। लेकिन बाद में वो इस बारे में सोचने लगती है कि अचानक वो कैसे बहक गई थी, वो भी एक स्टूडेंट के साथ। दूसरी तरफ जेम्स अपने घर में स्टेफनी की खूबसूरत ड्राइंग बनाता है। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था जिनको वो इज़हार नहीं कर पा रहा था, मानो उसका कैनवस उसके अनकहे जज्बातों का गवाह बन गया हो। फिर अगली सुबह जब वो जॉगिंग करने जाती है तभी हम देखते हैं कि कोई गाड़ी लेकर उसका पीछा कर रहा है, मानो कोई शैडो उसका पीछा कर रही हो। लेकिन जैसे ही स्टेफनी की नजर उस गाड़ी पर पड़ती है तो वो गाड़ी वहां से भाग जाती है, जैसे कोई चोर पकड़ा गया हो। इसके बाद स्टेफनी लिंडा से मिलती है और उसे सब बताती है कि वो एक पल के लिए बहक गई थी और उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। लिंडा चौंक जाती है, वो तुम्हारा स्टूडेंट है, कैसे कर सकती हो तुम उसके साथ? लोग और इस बारे में पता चल गया तो सोसाइटी में तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा लड़की। लिंडा से समझाते कि इसे एक मिस्टेक समझकर भूल जाओ और मुझे लगता है कि जेम्स को किसी और क्लास में ट्रांसफर कर देनी चाहिए ताकि तुम डिस्टर्ब ना हो जाओ। फिर अगले दिन स्टेफनी क्लास में होती है, तभी जेम्स आता है तो स्टेफनी कहती है तुम्हारा ट्रांसफर दूसरे क्लास में कर दिया गया है और ऐसा क्यों किया है ये तुम्हें लिंडा मैडम बता देंगे। ये सुनकर जेम्स का चेहरा उतर जाता है और वो बिना कुछ कहे क्लास से निकल जाता है, मानो उसका सारा क्रश प्लान फेल हो गया। इसके बाद हम
हम किसी को स्कूल की लाइब्रेरी में देखते हैं जो चुपके से आकर एक जहरीला सांप चुरा लेता है, मानो कोई सारेगामा का खतरनाक सांप ढूंढ रहा हो। लेकिन ये कौन है ये हमें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। फिर क्लास के बाद जेम्स आकर स्टेफनी से पूछता है कि उसने उसका ट्रांसफर क्यों करवाया। तो स्टेफनी कहती है कि मेरा नहीं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर का डिसीजन था। इसी बीच रिचर्ड छुपकर उनकी बातें सुन रहा था, मानो कोई स्टिंग ऑपरेशन कर रहा हो। जेम्स कहता है मैं जानता हूँ तुमने ही सब कुछ किया है क्योंकि तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर स्टेफनी कहते हैं देखो जेम्स, जो भी हमारे बीच हुआ उसे एक मिस्टेक समझकर भूल जाओ प्लीज। इस बात को आगे मत बढ़ाओ क्योंकि मैं तुम्हारे टीचर हूँ और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, मानो उसने जेम्स को नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया हो कि भाई आगे नहीं बढ़ना है। और इसके बाद हम लिंडा को देखते हैं जो किसी से फोन पर बात करते हुए दराज से कुछ निकाल रही होती है। तभी वही सांप उसे काट लेता है जिसको लैब से चुराकर किसी ने दराज में रख दिया था, मानो उस सांप को भी कोई नया घर मिल गया हो। फिर रात के समय स्टेफनी घर लौटकर जब अपने परिवार के साथ डिनर कर रही होती है तभी कोई डोरबेल बजाकर चला जाता है, मानो कोई मिस्ट्री विजिटर आया हो। माइकल दरवाजा खोलता है तो उसे वहाँ फूल मिलता है जिन्हें वो उठाकर अंदर ले जाता है, लेकिन तभी स्टेफनी कहती है उन्हें टच मत करना क्योंकि ये जहरीले फूल हैं। इन्हें टच करते ही हेलुसिनेशन होने लगता है और जहर की वजह से इंसान मर भी सकता है, मानो कोई डेथ फ्लावर का पैकेज आ गया हो। जहाँ दूसरी तरफ जेम्स घर देर से आता है, जहाँ उसकी माँ उसके बनाई हुई स्टेफनी की ड्राइंग देख रही होती है जैसे कोई आर्ट गैलरी खुल गई हो। तभी जेम्स उससे ड्राइंग छीन लेता है और उसकी चीजों को हाथ लगाने से मना कर देता है, मानो वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। अगले दिन जेम्स जब स्कूल पहुंचता है तो रिचर्ड आकर उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम स्टेफनी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तू उससे दूर रहे नहीं तो तुझे अरेस्ट होते ज्यादा देर नहीं लगेगी। मानो रिचर्ड कोई निजी पुलिस ऑफिसर हो। फिर वो सीधा स्टेफनी के केबिन में जाता है जिसे देखकर स्टेफनी यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जेम्स उसे अपनी दादी का एक लॉकेट देता है कि वो ये उसके लिए लाया था। स्टेफनी हैरान होकर कहती है तुम ये मुझे नहीं दे सकते, पर जेम्स जिद करने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने और वो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मानो उसे अपना सोलमेट मिल गया उस बुढ़िया में। उसकी बातें सुनकर स्टेफनी कहती है तुम अपनी बाउंड्रीज पार कर रहे हो, मैंने कहा था ना इस बात को आगे नहीं बढ़ाना है, अब यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मानो स्टेफनी ने उसे रेड कार्ड दिखा दिया। फिर वो स्टेफनी को धमकाता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो सबको बता देगा कि उनके बीच क्या हुआ था और स्कूल में उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। ये कहकर वो वहां से चला जाता है, मानो कोई ब्लैकमेलर धमकी देकर गया हो। फिर कुछ देर बाद जब स्टेफनी बाहर बैठी होती तो रिचर्ड जाकर कहता है मैंने तुम्हें कल रात फूल भेजे थे, क्या तुम्हें वो मिले। ये सुनकर स्टेफनी गुस्से से कहती है क्या तुम्हें वो पता नहीं कि वो जहरीले फूल थे। रिचर्ड कहता है कि मैं तो बस एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश कर रहा था, क्या दिक्कत हो गई। मानो वो फूल भेजकर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हो, वो भी जहर के साथ। जिस पर स्टेफनी कहते कि घर में उसके पति भी हैं, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो आइंदा ये सब करने की कोशिश मत करना, समझे तुम। ये कहकर वो गुस्से से चली जाती है, मानो रिचर्ड को चेतावनी मिल गई हो। अगले सीन में हम स्टेफनी को लैब में देखते हैं जहाँ वो कुछ काम कर रही थी। तभी अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। फिर उसे पता चलता है कि किसी ने उसके पीने के पानी में वही फूल का टुकड़ा मिला दिया है, जिससे उसको सिर घूमने लगता है और उसे हेलुसिनेशन होने लगती है, मानो कोई ड्रग दे दिया हो। वो कहती है कि जेम्स उसे करीब आने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई हंटेड एक्सपीरियंस हो रहा हो। लेकिन वो किसी तरह वहां से निकल जाती है, जहां उसकी हालत देखकर लिंडा, रिचर्ड और जेम्स आते हैं और तभी वो बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद उसे घर में होश आती है, जहां उसकी बेटी कहती है कि वो स्कूल में बेहोश हो गई थी, उस फूल की वजह से ऐसा हुआ था, जिसके लिए पुलिस केस भी हो गई है, मानो वो कोई क्राइम सीन हो। फिर अगले दिन इनके घर एक पुलिस ऑफिसर आती है और उससे कहती है कोई तो जरूर है जिसने जानबूझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अगर तुम्हारा टीममेट सही समय पर नहीं आता तो शायद तुम्हारा बचना नामुमकिन हो जाता। तुम्हें किसी पर शक है तो मैं बता सकती हो। तो स्टेफनी बताती है कि रिचर्ड ने पहले भी उसे घर में फूल भेजे थे, तो ये काम उसी का हो सकता है। ये सुनते ही पुलिस तुरंत स्कूल पहुंचती है और रिचर्ड को गिरफ्तार कर लेती है। रिचर्ड बताने लगता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर वहाँ कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, मानो कसूरवार घोषित हो गया हो। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल स्टेफनी को केबिन बुलाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि रिचर्ड अभी भी जेल में है, तो वो चाहते हैं कि जब तक उसका मामला नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक वो कुछ दिनों के लिए घर में ही रहे। पर बाहर निकलते ही घर में उसकी मुलाकात जेम्स से होती है, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। तो स्टेफनी के पूछने पर वो जवाब देता है कि उसकी माँ के बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था उसका, मानो वो कोई बहादुरी की कहानी सुना रहा हो। फिर वो एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है अच्छा हुआ रिचर्ड पकड़ा गया, नहीं तो शायद वो तुम्हें और नुकसान पहुंचा सकता था। अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, मानो जेम्स ही असली विलन हो। अब ये सुनकर स्टेफनी उसे समझाने लगती है कि देखो जेम्स, कभी कभी हमारे लाइफ में कंट्रोल से बाहर की चीजें हो जाती हैं और मैं तुम्हारी टीचर हूँ, उम्र में काफी बड़ी हूँ तुमसे, इसलिए अच्छा ही होगा तुम इस बात को भूल जाओ और अपनी उम्र की किसी लड़की से प्यार करो। मानो उसे लाइफ लेसन दे रही है वो। इतना कहकर वो चली जाती है। अगले दिन सुबह स्टेफनी जॉगिंग करके वापस आती है और अपनी बेटी निकोल से बात करने लगती है। तो निकोल बताती है कि वो एक लड़के को पसंद करती है और पिछले कई दिनों से उसे डेट कर रही है। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, आप चाहो तो एक बार उससे मिल सकते हो। मानो वो अपनी लव स्टोरी सुना रही हो। स्टेफनी मुस्कुराकर कहती है अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, तो क्यों ना तुम उसे डिनर पर बुला लो ताकि मैं भी जान लूं कि वो लड़का है कौन जिसको मेरी बेटी इतना ज्यादा पसंद करती है। मानो कोई इंट्रोडक्शन पार्टी होने वाली है।
अब यहाँ से सीन कट होता है और लिंडा स्टेफनी को समझाती है कि जेम्स को हल्के में मत लेना, मैंने उसकी बैकग्राउंड चेक कर ली है, उसके बिहेवियर की वजह से उसे कई स्कूलों से निकाला जा चुका है, वो किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए तुम उससे दूरी रहो। मानो लिंडा कोई जासूस हो और जेम्स का कच्चा चिट्टा खोल रही हो। इसके बाद रात को स्टेफनी बहुत अच्छे से सबके लिए डिनर तैयार करती है क्योंकि निकोल का बॉयफ्रेंड आने वाला था, मानो कोई शाही भोज चल रहा हो। लेकिन जैसे उसका बॉयफ्रेंड आता है तो स्टेफनी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जेम्स बॉन्ड था। मानो किस्मत भी अपना ही खेल खेल रहा था। इसके बाद डिनर के लिए सब बाहर बैठते हैं, लेकिन जेम्स अजीब सी हरकतें करने लगता है। वो अपने पैरों से स्टेफनी को टच करने लगता है, जिस पर स्टेफनी कुछ कह नहीं पाती और ऊपर से उसका पति भी घर पर नहीं था। फिर कुछ देर बातें करने के बाद जेम्स अचानक बाथरूम का बहाना करके घर के अंदर जाता है और सीधे स्टेफनी के कमरे में चला जाता है। फिर स्टेफनी को कुछ गड़बड़ लगती है तो निकोल को वहाँ रुकने के लिए कहकर वो अंदर पहुंच जाती है, पर उसके आते ही जेम्स कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि तुम्हें तो कहा था कि अपनी उम्र की लड़की ढूंढो, तो देखो मैंने ढूंढ ली। मानो उसने स्टेफनी की बात को सीधे तौर पर ले लिया हो। स्टेफनी गुस्से से कहती है तुम अभी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। लेकिन जेम्स अपनी हद पार करके उसे किस करने लगता है और उससे करीब आने की कोशिश करता है, मानो वो कोई रोमांटिक फिल्म का सीन क्रिएट करना चाह रहा है। तभी वहाँ निकोल आ जाती है, जिसके बाद स्टेफनी तुरंत जेम्स को यहाँ से जाने के लिए कहती है तो वो भी चला जाता है। जिसके बाद स्टेफनी अपनी बेटी को समझाती कि वो लड़का उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बस उसे यूज करना चाहता है। पर निकोल कुछ सुनती नहीं और गुस्से में वहाँ से चली जाती है, मानो उसे माँ की सलाह पसंद नहीं आई। इसके बाद हम शाम को स्टेफनी को स्विमिंग करते हुए देखते हैं, तभी कोई चुपके से घर में घुस आता है और ये असल में कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड था, जिसको पुलिस ने रिहा कर दिया था क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। अब रिचर्ड को क्लीन चिट मिल गई थी। वो स्टेफनी को समझाने की कोशिश करता है कि उस दिन स्कूल में जो घटना हुई थी उसके पीछे उसका हाथ नहीं था, लेकिन स्टेफनी उससे ज्यादा बात नहीं करती और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। तो रिचर्ड वहाँ से निकलकर अपने घर लौटने लगता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से उतरता है तो उसके सामने जेम्स आता है और कुछ बिना बोली उस पर चाकू से वार कर देता है, जिससे रिचर्ड वहीं पर मारा जाता है। मानो जेम्स ने रिवर्सल खेल खेल लिया हो, जिससे रिचर्ड वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद उसकी लाश को डिग्गी में डालकर उसे अपने घर में ले जाता है ताकि लाश को कहीं छुपा सके, पर उसकी माँ ये देखकर हैरान हो जाती है, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। फिर अगले दिन जेम्स निकोल को कॉल करता है और कहता है कल रात मैं कुछ गलत फहमी की वजह से वहाँ से चला आया था, तुमसे मुझे कुछ जरूरी बातें करनी थी, इसलिए तुमसे मिलने आती तो अच्छा होता, इसलिए तुम अगर मुझसे मिलने आती तो अच्छा होता। मानो वो कोई सफाई देना चाह रहा था। तो निकोल भी उससे मिलने के लिए निकल जाती है, लेकिन जब जेम्स कार लेकर निकलने वाला होता है तब उसकी माँ आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और कहती है बेटा ये सब बंद कर दो, मैं नहीं सह सकती। पर वो अपनी माँ से बंदूक ले लेता है और उन्हें धमकाकर एक ट्रेलर के अंदर ले जाकर बंद कर देता है, मानो वो कोई किडनैपर हो। फिर अगले सीन में जब निकोल उससे मिलने पहुंचती है तो जेम्स उसे झूठ कहता है कि स्टेफनी ने उसे उस रात जबरदस्ती किस किया था, शायद वो चाहती है कि हम दोनों अलग हो जाएं या फिर किस करने के बहाने मुझे टेस्ट कर रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों को मिलकर उनसे बात करनी चाहिए, मानो वो प्यार का नाटक कर रहा हो। फिर वो अपनी माँ से मिलवाने के बहाने उसे घर ले जाता है और निकोल भी उसकी बातों में आ जाती है, मानो निकोल एक भोलू हो। इसके बाद जेम्स स्टेफनी को कॉल करके कहता है निकोल उसके कब्जे में है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम अपने आप ही यहाँ पर चलकर आओगी। तो स्टेफनी कहती है कि अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जेम्स कहता है जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और हाँ पुलिस को कॉल करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं निकोल को मार दूंगा। मानो जेम्स ने फाइनल वार्निंग दे दी उसे। इसके बाद स्टेफनी जल्दी से कार लेकर उस जगह पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन बीच रास्ते में उसकी कार फंस जाती है। तो वहां से दौड़ते हुए जेम्स के घर पहुंचती है। वहां पर सबसे पहले वो ट्रेलर में चेक करती है तो एक अलमारी के अंदर उसे जेम्स की माँ मिलती है, जिसको जेम्स ने कैद करके रखा हुआ था और वो जख्मी हालत में थी, मानो जेम्स ने अपनी माँ को भी बंधक बना लिया हो। पर वो स्टेफनी को जल्दी जाकर अपनी बेटी को बचाने के लिए कहती है, तो वो घर के चारों तरफ निकोल को ढूंढने शुरू कर देती है और एक कमरे में जाने के बाद उसे बहुत सारी तस्वीरें मिलती हैं जिनको जेम्स ने इकट्ठा करके रखा हुआ था, यानी जेम्स उसे बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था, मानो जेम्स कोई स्टॉकर हो। उसी कमरे में उसे रिचर्ड की लाश मिलती है जिसको उसने छुपा कर रखा था, मानो वो कोई हत्यारा हो। फिर वो ढूंढते हुए जैसे ही नीचे जाती है तो वहाँ निकोल उसे बंदी हुई मिलती है। तभी जेम्स आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है मैंने तुम्हें कितना चाहा लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी, अब तुम मेरा गुस्सा देखोगी। स्टेफनी उसे समझाने की कोशिश करती है पर जेम्स गुस्से में कहता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, तुमने कभी भी मेरा दर्द जानने की कोशिश नहीं की। जब मैं 13 साल का था तब मैंने अपने ही बाप को मार दिया था क्योंकि वो मुझे और मेरी माँ को रोज शराब पीकर बहुत पीटता था। मैं बचपन से बहुत दर्द सहते आया हूँ, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और मुझे जो भी चाहिए मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। रिचर्ड हमारे बीच आ रहा था इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। ये सब सुनकर स्टेफनी समझ जाती कि जेम्स एक साइको बन चुका है, लेकिन फिर भी उसे शांति से समझाने की कोशिश करती है और मौका मिलते ही उसे चाकू छीनने की कोशिश करती है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, मानो कोई फाइट सीन चल रही हो। लेकिन जेम्स उस पर भारी पड़ने लगता है और गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से जेम्स की माँ आकर उसे गोली मार देती है और वहीं पर निपट जाता है, मानो माँ की ममता ने अपने ही बेटे को सबक सिखा दिया हो।
अब कहानी के आखिरी में हम कुछ दिनों बाद की कहानी देखते हैं, जहाँ इस घटना के बाद स्टेफनी अपने परिवार के साथ बहुत ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही है, मानो सब कुछ ठीक हो गया हो। और वहीं हॉस्पिटल में जेम्स को देखते हैं हम, जो बच गया था पर अभी वो पुलिस की हिरासत में है। लेकिन वहाँ भी उसकी सोच नहीं बदलती। वो एक नर्स को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे अपना अगला क्रश बना लेता है। मानो सुधरने का नाम तो था ही नहीं उसके लिए। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मैं कमेंट में जरूर बताएगा। और ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।